हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ विश्व के भूगोल में जलमंडल और महासागरीय उच्चावच लेकर भी हैं। पिछली वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें वर्ल्ड जियोग्राफी में ख़त्म कर ली हैं महासागर से संबंधित। आज हम महासागरीय उच्चावच हैं, जैसे कि महासागरीय उच्चावच में कौन आते हैं, महाद्वीपीय मंगतट होते हैं, महाद्वीपीय मैदान होते हैं, आदि सारी चीज़ों के हम डिटेल में करेंगे। तथा जलमंडल यानी कि पृथ्वी पर किन्हें जलमंडल कहा जाता है, उनका कितना प्रतिशत जल पाया जाता है पृथ्वी में, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पृथ्वी में सबसे पहले हम बात करते हैं जलमंडल की। तो जलमंडल वो सारा मंडल कहलाता है जहाँ भी जल की मात्रा होती है, चाहे वायु में जलवाष्प की मात्रा हो वो भी जल के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो भी कहीं भी जल की मात्रा आती है, नदी, झीलें, तालाब, सागर, महासागर, ये सारे जलमंडल के तहत आते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। पृथ्वी में जल की बात करें तो पृथ्वी में जल की बात अगर हम करते हैं तो पृथ्वी में जल जो है 70.8% पाया जाता है। 70.8% पृथ्वी पर जल 70.8% तथा स्थल की बात करते हैं तो 29.2% पाया जाता है। 29.2% स्थल पाया जाता है। ये पृथ्वी का पूरा आंकड़ा है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। अब पृथ्वी पे अगर जल की बात करें तो जल का वितरण समान नहीं है, कहीं ज़्यादा जल की मात्रा पाई जाती है, कहीं कम पाई जाती है। इसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भी पृथ्वी को बांटा गया है, जो काल्पनिक रेखाएं हैं। तो उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में जल कम तथा स्थल का भाग ज़्यादा है। उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में जल, स्थल, जल की बात करते हैं तो यहाँ पे 40% जल तथा 60% स्थल पाया जाता है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं हम, दक्षिणी गोलार्ध अगर इसकी आप बात करेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि यहाँ पे एकदम ठीक इसके उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जल की मात्रा काफ़ी अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पे 81% क्या होता है, जल पाया जाता है, और यहाँ पे शेष 19% स्थल पाया जाता है। इसका कारण क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे तो बहुत कम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा अफ्रीका महाद्वीप ही इसके अंतर्गत आते हैं, तथा अन्य सारे देश या महाद्वीप उत्तरी महाद्वीप में आते हैं। तो ये है। अब पृथ्वी में इतनी ज़्यादा जल की मात्रा है लेकिन पीने योग्य जल है ही नहीं। अगर हम बात करें पृथ्वी पर जल में अगर जल के बंटवारे की बात करते हैं तो 97% जल महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी का 97% जल महासागरों में पाया जाता है। शेष जो 3% जल जो बचता है वही पीने योग्य जल होता है। शेष 3% जल ही पीने योग्य है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है। अब पृथ्वी पे हम जल का वितरण की बात करते हैं तो पृथ्वी में जल का वितरण महासागरों के अलावा हिम नदियों, भौम जल, झीलों, नदियों आदि के अंतर्गत पाया जाता है। तो पृथ्वी पे जल का हम वितरण देख लेते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं जल का वितरण उत्तरी गोलार्ध में आपने देख लिया, दक्षिणी गोलार्ध में देख लिया। अब हम जल का वितरण यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो जल का वितरण यहाँ पे हम इस लाइन को मिटाएंगे, क्योंकि इसको मिटाएंगे थोड़ा सा स्पेस, क्योंकि जो अब हम वितरण करेंगे वो थोड़ा सा डिटेल्स में करेंगे कि कहाँ कितना जल का वितरण पाया जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देने योग्य होगी, क्योंकि अब हमने जल का वितरण की बात करते हैं तो स्थान की बात कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करें, प्रतिशत की बात करते तो महासागरों की अगर हम बात करते हैं, महासागरों में
महासागरों में बात करते हैं तो यहाँ पे 97% जल पाया जाता है, पहले ही हमने आपको बताया है, ये आपको याद रखना है। हिम नदियाँ तथा हिमटोपियाँ, हिम नदियाँ तथा हिमटोपियाँ क्या होती हैं? जो बर्फ़ से जमे हुए क्षेत्र होते हैं, चाहे अंटार्कटिक महाद्वीप, चाहे अटलांटिक महाद्वीप की बात करते हैं, तो वहाँ पे इशारा पूरा जो है जल से क्या है, जल से भरा, यानी कि बर्फ़ से जमा हुआ क्षेत्र है, यानी कि वहाँ पे हिम नदियाँ, हिम टोपियाँ, पूरा क्षेत्र हिम से जमा हुआ है, तो वो सारे क्षेत्र का क्या कहलाएंगे? जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वहाँ पे भी बर्फ़ जमे होते हैं, तो वहाँ का भी जल किसमें आता है? हिम नदियाँ, हिम टोपियों में। तो इसका एक प्रतिशत क्या होती है? हिम नदियाँ व हिम टोपियाँ, हिम नदियाँ व हिमटोपियाँ। यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे 2.05% जल पाया जाता है। इम्पोर्टेंट है ये चीज़, यहाँ से सेक्शन इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछ लेता है अक्सर कि किस में कहाँ जल की मात्रा कितना होती है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं भूमिगत जल की। अगर हम बात करते हैं भूमिगत जल की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे 0.68% जल पाया जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे हमेशा के लिए ध्यान रखना है। अब झीलें भी, बहुत सारी झीलें विश्व में पाई जाती हैं, तो झीलों की अगर हम बात करते हैं, झीलों में बात करते हैं तो 0.01% जल पाया जाता है। ये चीज़ हो गई, यहाँ पे आपने देख लिया कि झीलों में कितना कम जल पाया जाता है। अब मृदा में जो नमी होती है उसमें भी जल होता है। मृदा की नमी की अगर हम बात करें तो 0.005% जल कहाँ पाया जाता है? मृदा की नमी में होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। वायुमंडल में भी नमी पाई जाती है, तो वायुमंडल में नमी की बात अगर हम कर लें, में नमी की अगर हम बात करेंगे तो ये 0.0001% पाई जाती है, यानी कि वायुमंडल में जो नमी होती है वो 0.001% पाई जाती है, 0.001% नमी पाई जाती है। इसके अलावा नदियों की बात करें तो नदियों में और कम जल पाया जाता है। नदियों में अगर विश्व की सभी नदियों को अगर आप जल ले लें तो इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, लेकिन जल वहाँ पे नाम मात्र का पाया जाता है, 0.0001%। तो ये जो है पृथ्वी पर जो जल का है विभाजन है, यानी कि पृथ्वी पर जल कहाँ कितना पाया जाता है, ये आपके लिए हो गया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर परीक्षा में प्रश्न पूछता है तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ पृथ्वी पर जल किस स्थान पे कितना पाया जाता है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। तो आपको अब हम बात कर लेते हैं, जो क्षेत्रों की बात कर लेते हैं कि कहाँ पे जो सागरों की, हमने महासागरों में 97% जल की बात की है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा कि कौन सा महासागर कितना बड़ा है। अब हम यहाँ पे महासागरीय उच्चावचों की बात करेंगे तो प्रमुख जो महासागर हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, अपनी कॉपी में आप यहाँ से नोट करते चलिए। अब यहाँ पे हम महासागरों का विभाजन हम देखेंगे। यहाँ पे तो महासागरों का विभाजन देख लेंगे। महासागरों की अगर हम विभाजन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम 3 भागों में बांटेंगे। यहाँ पे आपका पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पे महासागर हो जाएंगे, दूसरा जो हो जाएगा गहराई हो जाएगी, और इनका क्या हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा, यानी कितने प्रतिशत क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, प्रतिशत क्षेत्र, यानी कि कुल जो महासागरों का जो क्षेत्र है किसका कितना प्रतिशत है, ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। तो पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक,
आर्कटिक महासागर, और पांचवा जो है दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर, या जिसे आप कहते हैं अटलांटिक, या अटलांटिक का इसे कहते हैं। तो अटलांटिका एक होता है, आर्कटिक होता है, तो ये इसे लास्ट को दक्षिणी महासागर कहते हैं। तो इनका विभाजन क्या है, तो इसको हम देख लेते हैं। अगर इन सब की औसत गहराई की अगर हम बात करते हैं तो जो प्रशांत महासागर की 4572 मीटर औसत गहराई है, ये सारे मीटर्स में होंगे, जितनी भी गहराई होंगी ये सारे हम मीटर्स में कराएंगे। 3376 हो जाएगी, 3376 मीटर अटलांटिक महासागर की गहराई हो जाएगी। यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं, ये सारी चीज़ें औसत गहराई की बात की जा रही है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो सभी महासागरों के कोई एकदम लोवेस्ट पॉइंट नहीं, कोई हाईएस्ट पॉइंट नहीं, ये औसत गहराई की बात की जा रही है यहाँ पे। और यहाँ पे आर्कटिक की 1260 में मीटर है, इसके आंकड़े नहीं है तो यहाँ पे आप ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न भी एकदम नहीं पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। अब हम क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पाए जाते हैं, तो अगर इसकी हम बात कर लें तो 45.7, महासागरों का 45.70% जो है वो सिर्फ प्रशांत महासागर है। अगर हम अटलांटिक की बात करते हैं तो ये आपका 22.83% पाया जाता है, 22.83% ये आपका पाया जाता है। इसके अलावा हिंद महासागरों की बात करते हैं तो ये 20.34% पाया जाता है। इसके अलावा हम लास्ट की बात करते हैं आर्कटिक की, तो 1.4% पाया जाता है। या अंतिम का भी जितना रिमेनिंग आप यहाँ जोड़ लीजिए, जितना बचेगा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ये आपका जो हो गया महासागरों का विभाजन हो गया है। अगर समस्त महासागरों की गहराई की बात करते हैं, समस्त महासागरों की गहराई, समस्त महासागरों के अगर हम गहराई की बात करते हैं तो 3800 मीटर है। और औसत बात कर रहे हैं, गहराई औसतम 3800 मीटर है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। समस्त महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर है। जबकि ऊंचाई की बात करें, समस्त महासागरों की ऊंचाई 840 मीटर है, औसतम 840 मीटर है। तो ये कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट हो गए हैं, इनको हमने जान लिया है। अब महासागरीय नितल के उच्चावचों की हम बात करेंगे। तो चलिए यहाँ से अब हम देख लेते हैं महासागरीय नितल के उच्चावच कौन कौन से होंगे। महासागरीय नितल के उच्चावचों की बात करते हैं तो यहाँ पे कई प्रकार के, आप सभी को पता है कि महासागर में जहाँ पर्वत पाए जाते हैं वहीं पे खड्ड भी पाए जाते हैं, गहरे खड्ड पाए जाते हैं। पर्वत, पठार, द्वीप, अन्य चीज़ें यहाँ पे पर महासागरों में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि महासागरीय नितल में उच्चावच कौन कौन से होते हैं। महासागरीय नितल के उच्चावच, इसको हम 1 बाय 1 करेंगे। उच्चावच क्या होता है? ये ऊबड़ खाबड़ होता है, यानी कि कहीं पे उठा हुआ, कहीं पे धंसा हुआ। तो इसको क्या कहते हैं? जैसे कि पृथ्वी पे आप सभी कोई भी चीज़ें, पृथ्वी आप सब जहाँ पे आप धरती पे हैं वहाँ पे आप देखते हैं स्थल भाग में कि कोई चीज़ सपाट नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है, मैदान के रूप में नहीं है, कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा है। इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से महासागरों में भी है। महासागरों की जो गहराई है वो मैदानी नहीं है, वहाँ पे भी उच्चावच पाए जाते हैं, यानी कि कहीं पे ऊँच है, कहीं पे नीच है। इसको उच्चामितीय वक्र, इसको क्या कहते हैं? उच्चामितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। महासागरों में जो तल होते हैं वो ऊबड़ खाबड़ होते हैं, इसे उच्चामितीय, उच्चावतमितीय
वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर यहाँ पे बात करें समुद्री उच्चावच का मापन एवं मानचित्रण जो है, अब समुद्र में कैसे, कहाँ पे कितना ऊंचा है, कहाँ पे कितनी गहराई है, इसको मापने के लिए सोनार तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ आपके लिए है। महासागरीय उच्चावच कौन कौन से हैं, इनको अब हम देख लेते हैं। तो आपने समझ गया कि महासागरीय उच्चावच को पता लगाने के लिए सोनार तकनीक का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया। अब हम इनको देख लेते हैं कि ये कितने प्रकार के हैं महासागरीय नितल के उच्चावच। पहला हो जाएगा आपका महाद्वीपीय मग्न तट। 4 प्रकार के हैं ये। पहला क्या हो जाएगा, महाद्वीपीय मग्न तट। तो पहला आपके सामने क्या हो जाएगा, याद रखिएगा परीक्षा में पूछता है। महाद्वीपीय क्या हो जाएगा, मग्न तट हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, महाद्वीपीय ढाल हो जाएगा। तो 2 प्रमुख जो हो गए, महाद्वीपीय मग्न तट तथा महाद्वीपीय ढाल। अब गहरे समुद्री मैदान हो जाते हैं। गहरे समुद्री मैदान, गहरे समुद्री मैदान, ये तीसरे हो गए। 4 उच्चावच हमने अभी आपको बताया था कि पहला हो जाएगा महाद्वीपीय मग्न तट हो जाएगा, फिर महाद्वीपीय ढाल हो जाएगा, उसके बाद गहरे समुद्री मैदान हो जाएंगे और महाद्वीपीय गर्त हो जाएंगे, महासागरीय गर्त हो जाएंगे, महासागरीय गर्त हो जाएंगे। गर्त क्या कहते हैं, जहाँ पे गड्ढे होते हैं काफ़ी बड़े बड़े, महासागरीय गर्त, उनकी जो गहराई होती है वो काफ़ी होती है। तो यहाँ पे एक एक चीज़ों को हम लेकर चलेंगे, यहाँ पे एक एक चीज़ें 1 बाय 1 कवर करते हुए चलेंगे। तो पहला हो जाएगा महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिनेंटियल जो कॉन्टिनेंटियल जो है, कॉन्टिनेंटियल या कॉन्टिजेंशियल जो होगा, इसे क्या कहते हैं, सेल्फ कहते हैं। कॉन्टिनेंट सेल्फ इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंट सेल्फ। तो महाद्वीपीय मग्न तट, अगर हम महाद्वीपीय मग्न तट की बात करते हैं तो प्रत्येक जो ये किसका होता है, महाद्वीप का जो है विस्तृत भाग होता है। क्या होता है, ये पहला चीज़ इसकी विशेषता आप जान लीजिए, ये महाद्वीप का जो है विस्तृत भाग होता है। महाद्वीप का विस्तृत भाग होता है, जिसे कि महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। यह महाद्वीपीय, अगर परीक्षा में पूछ ले कि महाद्वीपीय मग्न तट किसका भाग होता है, तो ये महाद्वीप का ही विस्तार होता है, महाद्वीपीय विस्तार या सीमांत होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। जो क्या होता है कि जो खाड़ियाँ होती हैं, जो समुद्री खाड़ियाँ होती हैं, उनसे घिरा होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। महाद्वीप का विस्तृत भाग होता है जो सागरीय खाड़ियों से घिरा होता है, खाड़ियों से घिरा होता है, घिरा होता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका महाद्वीपीय मग्न तट है, इसमें महाद्वीप का एक विस्तृत भाग होता है जो महासागरीय खाड़ियों से घिरा होता है। अब जैसे आपने देखा, आपने पढ़ते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ जो बंगाल है, और अरब सागर है, यानी कि अरब सागर, उसे भी खाड़ी ही कहते हैं। तो वो जो भाग होता है, जो महासागर का एक भाग होता है, जो स्थल की ओर क्या होता है, घुसा होता है या धंसा होता है। तो ये जो बंगाल की खाड़ी जो होती है, बंगाल की खाड़ी जो है और अरब सागर है, ये जो दोनों हैं वो स्थल की ओर घुसे हुए हैं। ये आपका हिंद महासागर के ही पार्ट हैं, लेकिन क्या होते हैं, स्थल की ओर घुसे होते हैं। तो ये जो सागरी खाड़ी, जो महाद्वीप का विस्तृत भाग है, वहाँ पे जब जल फैल जाता है तो वो किस में आते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट ढाल में आते हैं।
इसकी बात करते हैं, इसकी जो ढाल होती है औसतन 1 डिग्री या उससे कम होती है। यहाँ पे याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ लेता है कि महाद्वीपीय मंगन तट का जो ढाल है वो क्या होता है। तो इसका ढाल जो होता है, ढाल औसतन 1 डिग्री या उससे कम होता है। तो यहाँ पे आप 3 चीज़ें समझ गए। ढाल जो है औसतन 1 डिग्री या उससे कम होता है, उससे अधिक नहीं होता है। अब इसकी जो गहराई इसकी कम होती है और इसकी जो है, इसकी बात करते हैं तो उससे या उससे भी कम होता है। गहराई 150 से 200 मीटर होती है। इसकी गहराई अगर परीक्षा में पूछ लेता है तो क्या होती है, इसकी गहराई 150 से 200 मीटर होती है। ये कहीं पे अधिक क्या होते हैं, जो महाद्वीपीय तट होते हैं या महाद्वीपीय क्षेत्र मग्न तट होते हैं, ये कहीं पे अधिक विस्तृत पाए जाते हैं, कहीं पे संकरे पाए जाते हैं। अगर इसकी आप बात करते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होती है, लगभग 80 औसतन 80 किलोमीटर होती है। चौड़ाई औसतन 80 किलोमीटर होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान से चीज़ों को आप समझिए। चौड़ाई औसतन किलो। अब जैसे कि आप भारत में पश्चिमी घाट देखेंगे तथा पूर्वी घाट देखेंगे, तो जो पूर्वी घाट है वो क्या है, अधिक चौड़ा है। वहीं पश्चिमी घाट क्या है, कम चौड़ा है। क्योंकि पश्चिमी घाट में क्या है, पश्चिमी घाट ऊंचा है और उसमें ढाल बहुत अधिक है। इसी प्रकार से जो पूर्वी घाट है वहाँ पे क्या है, नदियाँ अपना निक्षेप लाती हैं, कम ऊंचा है तथा अधिक विस्तृत तथा चौड़ा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना होगा, इस चीज़ को आपको बेसिक समझना होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो है तट से लगे उच्च पर्वतीय भाग होते हैं। जैसे कि आप पूर्वी तथा पश्चिमी भाग दोनों की बात कर लेते हैं, दोनों में पर्वतीय भाग हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, तट से लगे पर्वतीय भाग होते हैं। तट से लगे पर्वतीय भाग होते हैं। ज़्यादातर जीव जंतु किस पे निवास करते हैं, जो जलीय जीव होते हैं उसी पे निवास करते हैं। क्योंकि इसकी गहराई 200 मीटर होती है और 200 मीटर तक ही सूर्य की जो किरणें होती हैं वो जल के अंदर प्रवेश कर पाती हैं। तो यहाँ पे जो है जीव जंतुओं की, समुद्री जीव जंतुओं का निवास होता है। चीज़ों को आप बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जहाँ पे सूर्य की किरणें जहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगी वहाँ पे जीव जंतु निवास नहीं कर पाए। तो इसीलिए यहाँ पे समुद्री जीव जंतुओं का जो है निवास कहाँ होता है, यहीं पे होता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वो संसार के जो है 20% पेट्रोलियम गैस का उत्पादन इन्हीं मग्न तट पे होता है। तो संसार का 20% पेट्रोलियम उत्पाद संसार का 20% पेट्रोलियम व गैस का उत्पादन यहीं होता है। यहीं का मतलब महाद्वीपीय मग्न तट पर होता है, यहीं होता है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए हैं यहाँ पे महाद्वीपीय मग्न तट का, जो कि यहाँ पे जो प्रमुख मत्स्यन जो केंद्र होते हैं यहीं पे होते हैं। जैसे कि डॉगर बैंक हो गए, जार्जेक बैंक हो गया। यहाँ पे अधिकतर सभी मत्स्यन क्षेत्र यहीं पे होते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। जार्जेज बैंक हो गया और डागर बैंक यहीं पे पाए जाते हैं, यानी कि महाद्वीपीय मग्न तट ढाल पे। तो इसका ये विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट हो गया है। अब हम बात करेंगे महाद्वीपीय ढाल की।
महाद्वीपीय ढाल की अब हम बात करेंगे, तो इसको रफ कर लेते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ज़्यादातर प्रश्न बनेगा इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे बनेगा। तो ये आपका उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएगा। अब ये समुद्री भाग, ये आप देख लीजिए कि ये स्थलीय भाग होता है, इस प्रकार से ये होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये पानी का जो है प्रवेश कर जाता है, यहाँ तक पानी प्रवेश कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पानी प्रवेश कर जाएगा, तो यही जो भाग होता है क्या होता है, यह महाद्वीपीय मग्न तट होता है। अब जैसे हम आपको अभी चित्र के माध्यम से बता देंगे कि किस प्रकार से जो वो, इसको हम रफ करके आपको चित्र के माध्यम से चीज़ों को समझा देते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अब हम समझेंगे कि जो इसका चित्र के माध्यम से अब समझेंगे इन सारे क्षेत्रों को, उसके बाद हम यहाँ पे आगे बात करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि महासागरीय ढाल किसे कहते हैं। अगली हेडिंग होगी हमारी महासागरीय ढाल। देखिए, महासागरीय ढाल जो है महाद्वीपीय मग्न तट तथा गहरे समुद्री मैदान के बीच का जो मंडल होता है, क्षेत्र होता है, उसे महासागरीय ढाल कहते हैं। इसमें ढाल अधिक होता है, इस वजह से जो ये सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे ये होंगी। तो अब चलिए हम बात कर लेते हैं। ये आपका मान लीजिए कि समुद्र है, ये आपका समुद्र हो गया है, कुछ इस प्रकार से आपका ये आपका मग्न तट है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये स्लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये स्लोप हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें तीव्र ढलान है। स्लोप ऐसे भी हो सकता है, थोड़ा सा और खड़ा, ये स्लोप हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाती है, यहाँ पे क्या हो जाती है कि कभी कभी यहाँ पर रिफ्ट बन जाती है, यानी कि खाई बन जाती है। फिर ये भाग होता है, ये खाई बन जाती है। फिर यहाँ से मैदान हो जाते हैं, ये मैदान हो जाते हैं। फिर ये जो उच्चावच हो जाते हैं, यहाँ पे कई प्रकार के उच्चावच हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से उच्चावच हो गए, यहाँ पे इस प्रकार से कुछ उच्चावच हो गए, और यहाँ पे फिर से मैदान, फिर वही प्रक्रिया, यहाँ पे रिफ्ट हो गई है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ढाल हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, महाद्वीपीय मग्न तट। तो ये क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा, मग्न तट हो जाएगा, मग्न तट। ये क्या हो जाएगा, आपका ढाल हो जाएगा, ये खाई हो जाएगी, यानी कि रिफ्ट हो जाएगी। ये दोनों क्या हो जाएंगे, मैदान हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, मैदान हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर इसकी बात करते हैं तो ये भी मग्न तट हो जाएगा, मग्न तट। ये आपका स्लोप हो जाएगा, यानी कि ढाल हो जाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगी, रिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे बात करते हैं तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे अब जल भरा है, ये थोड़ा और ऊपर तक आएगा, ये जहाँ तक, क्योंकि जल भरा रहेगा वहाँ तक ये आएगा। ये पूरा वाटर हो गया। तो अब यहाँ पे समझेंगे कि ये क्या हो जाएंगे, कि ये द्वीप हो जाएंगे आपके, ये द्वीप हो जाएंगे। तो इस प्रकार के ये आपका क्या हो जाएगा, गुआट हो जाएगा, गुआट, जो ऊपर तक नहीं निकल पाते हैं, जो आपके द्वीप होते हैं, या जो ज्वालामुखी प्रक्रिया से जो समुद्र के अंदर ही रह जाते हैं लेकिन उथले भाग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, गुआट। ये द्वीप हो सकते हैं, द्वीप एक ज्वालामुखी द्वीप हो सकते हैं, पर्वतीय द्वीप हो सकते हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये ढाल, मग्न तट, ढाल, ये मैदान हो जाएंगे, ये द्वीप, ये गुआट, ये ढाल, ये मग्न तट, मैदान। तो इस प्रकार से आप इसको बेसिकली समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं महाद्वीपीय ढाल की, बात कर लेते हैं महाद्वीपीय ढाल की। ये आपको हमने बताया था कि जो ये मग्न तट और जो मैदान होते हैं उनके बीच का क्षेत्र होता है, या उनके बीच का मंडल होता है। तो इसको आप ध्यान दीजिए, ये मग्न तट व सागरीय मैदान
के बीच का मंडल होता है, बीच का मंडल होता है, इनमें तीव्र ढलान होता है, इनमें तीव्र ढलान होता है। यहाँ पे सूर्य की किरणें लगभग नहीं पहुँच पाती हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे तीव्र ढलान होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं। जो ढाल जो है विभिन्न भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ये ढाल क्या होता है, भिन्न भिन्न स्थानों पे भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि लगातार एकदम सब सपाट है, इसको नीचे आप चलते जाएंगे, कहीं पे कम ढलान है, कहीं पे ज़्यादा है, लेकिन इसका ढाल जो है औसत, इसकी ढाल औसतम 2 डिग्री से 5 डिग्री तक होता है। तो ये आपने बेसिक कॉन्सेप्ट आप ढाल से संबंधित जो समझ गए होंगे। इनकी गहराई अधिक होती है, इनकी गहराई कितनी हो तो 200 मीटर तक तो आपके मग्न तट पाए जाते हैं, लेकिन 200 मीटर से इनकी गहराई जो आगे बढ़ेंगे आप तो गहराई की बात करेंगे तो 200 मीटर से आपकी ये 3660 मीटर तक होती है, तक गहराई 200 मीटर से लेकर 3660 मीटर तक या इसके बीच में होती है। इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो अटलांटिक में पाया जाता है, यानी कि महाद्वीपीय स्लोप जो है सर्वाधिक जो है कहाँ पाया जाता है, ये सर्वाधिक अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं, महासागर में पाए जाते हैं। तो ये आपका जो महाद्वीपीय मग्न तट ढाल से संबंधित है, ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, इनका जो समुद्र के भाग की बात करें तो ये 8.5% हैं, यानी कि मग्न तट या ढाल जो है ये समुद्र का 8.5% है। ये पूरे जो समुद्र के क्षेत्र का ये 8.5% है। तो ये आपका जो हो गया महाद्वीपीय मग्न तट ढाल हो गए हैं। इसको आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछते रहते हैं। तो महाद्वीपीय मग्न तट ढाल हमने देख ली। अब हम गहरे समुद्री मैदान की बात करने चल रहे हैं। गहरे समुद्री मैदान वो क्षेत्र होते हैं जो कि महाद्वीपों के अंदर एक समतल भूमि के रूप में पाए जाते हैं। जरूरी नहीं कि एक इक्वल हो, बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि एक समान मैदान, जैसे कि गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान देखते हैं आप, उसी प्रकार से समुद्र में भी मैदान पाए जाते हैं, गहरे समुद्री मैदान। ये जो है इसकी जो नंबर आता है, ये ढाल के बाद देखिए गहरे समुद्री मैदान के रूप में जो है महासागर का जो नितल है वो हो जाता है। तो यहाँ पे गहरी, इसका जो विस्तार है सर्वाधिक होता है, इसका विस्तार सर्वाधिक है, सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पे आप बेसिक जो गहरे समुद्री मैदान का जो क्षेत्रफल है ये सर्वाधिक है, यानी कि ये पूरे समुद्री क्षेत्रफल का 75.9% है। ये कुल क्षेत्रफल का 75.9% है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 3/4 तो पूरे समुद्र का यही क्षेत्र पाया जाता है, यानी कि जो मैदान है वो है। इसकी जो गहराई है ये 3000 से 6000 मीटर तक होती है। इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर होती है, यानी कि समुद्र के अंदर ये किसी भी गहराई में क्या हो सकते हैं, 3000 से 6000 मीटर तक ये पाए जा सकते हैं। इसमें जो ढाल होता है वो नहीं ना के बराबर या अत्यंत मंद होता है। इसमें ढाल ना के बराबर या अत्यंत मंद होता है।
तो यहाँ पे आपने देख लिया कि इसमें जो ढाल है वो ना के बराबर है, अत्यंत होता है। यहाँ पे जो है अगर इन क्षेत्रों की बात करें तो इन विस्तृत सागरीय मैदानों पर सागरीय जीवों, पौधों तथा क्षारीय पदार्थों के निक्षेप मिलता है। तो यहाँ पे सागरीय जीव बहुत कम मिलते हैं इतना गहराई में, क्योंकि कोई जीव जंतु जीवित नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पे सागरीय जीव, सागरीय पौधे, यहाँ पे सागरीय जीव, सागरीय पौधों तथा क्षारीय पदार्थों का निक्षेप पाया जाता है, तथा क्षारीय पदार्थों का निक्षेप पाया जाता है। तो ये जो है सागरीय गहरे समुद्री सागरीय मैदान हो गए हैं। यहाँ पे इसको देख लीजिए आप, यहाँ से भी प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है तो ये आपको याद रखना होगा। अब महासागरीय रिफ्ट या गर्त की बात करते हैं। तो महासागरीय गर्त जो हैं वो कौन कौन से हैं, इनको हम देख लेते हैं, या क्या क्या हैं महासागरीय गर्त में, क्या क्या आते हैं, इसको आप देख लीजिए। ये हमारा लास्ट पॉइंट हो जाएगा जलमंडल के महासागरीय उच्चावचों से संबंधित। तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा महासागरीय गर्त, लास्ट हमारा महासागरीय गर्त हो जाएगा। महासागरीय गर्तों की अगर हम आपसे बात करते हैं तो महासागरीय जो तली है उसका जो अधिकतम भाग जो है, जो महासागरीय तल होते हैं उसका जो अधिकतम भाग गहरा है वो भाग क्या कहलाता है, महासागरीय गर्त कहलाता है। समझ गए आप। जो महासागर का जो तली होता है उसमें जो अधिकतम भाग, गहरा भाग पाया जाता है वही महासागर गर्त कहलाता है। ये चीज़ आपको ध्यान होगा। अब महासागरीय ढाल में जैसे आपने देखा कि ढाल में तीव्र ढाल था, महासागरीय ढाल के बाद जो है अचानक एक भाग तीव्र ढाल था, उसके बाद कुछ दूर जाके आपको जो स्थान है मैदान उठा। जैसे यहाँ पे ढाल के बाद जो है यहाँ पे ढाल इतना तीव्र हो गया, उसके बाद ये उठकर ये मैदान का रूप धारण कर लिए। तो इसी क्षेत्र को आप क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंटल रिफ्ट कहेंगे, इसे ओशियन डीप भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। यह कुल 7% भाग पर फैला है, यह 7% भाग पर फैला है। ओशियन डीप इसे कहेंगे, आप ध्यान दीजिएगा कभी। ओशियन डीप करेंगे। यह 7% भागों पे पाया जाता है। इसके जो है किनारे जो सागरीय नितल होते हैं उनके किनारे तीव्र ढाल वाले क्षेत्र को कहा जाता है महासागरीय गर्त। सागरीय नितल के किनारे तीव्र ढाल वाले क्षेत्र को गर्त कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो महासागरीय गर्त होते हैं वो सागरीय नितल के किनारे जो है तीव्र ढाल पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं कि ये महासागरीय गर्त कहलाते हैं। अब इनकी बात करें तो ढाल के आधार पे ये द्वीपीय चाप के पास स्थित होते हैं। ये ढाल के आधार पे द्वीपीय चाप होते हैं उनके पास स्थित होते हैं। तो ये द्वीपीय चाप, ये महाद्वीपीय चाप के पास स्थित होते हैं। अगर पूछ लिए परीक्षा में महासागरीय गर्त कहाँ पे स्थित होते हैं, तो महाद्वीपीय चाप के पास ये स्थित होते हैं। ये सक्रिय, इनका जो क्षेत्र होता है ये सक्रिय ज्वालामुखी और प्रबल भूकंप वाले क्षेत्रों से संबंधित होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कभी कभी इधर से भी प्रेशर लगता है और इधर से भी प्रेशर लगता है। तो यहाँ पे क्या होती है कि यहाँ प्लेटें टूट फूट जाती हैं, तो यहाँ पे भूकंप
तथा ज्वालामुखी का जो अति प्रबल क्षेत्र होता है, यहाँ पे भूकंप ज्वालामुखी आते रहते हैं। तो ये है सक्रिय ज्वालामुखी तथा सक्रिय भूकंप वाले क्षेत्र होते हैं। ये सक्रिय ज्वालामुखी व सक्रिय भूकंप वाले क्षेत्र होते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, महासागरीय गर्त हो गया। तो जलमंडल में हमने चारों जो शब्दावलियाँ थी, महासागरीय मंथर थे, ढाल थे, गहरे समुद्री मैदान थे, महासागरीय गर्त हो गए। एक द्वीप होता है। द्वीप क्या होता है कि जो क्षेत्र उठा होता है, समुद्र में बीच में कोई क्षेत्र जो होता है वो उठा होता है, उससे क्या होता है, वो द्वीप कहते हैं। तो वो जो समुद्र का समतल भाग होता है, समुद्र के ऊपर उठा होता है, उसे द्वीप कहते हैं। द्वीप कई प्रकार के होते हैं, इसे हम बाद में देखेंगे अगली वीडियो में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो जलमग्न कटक, समुद्री टीला, जलमग्न जो सपाट कैनियन होता है, निमग्न द्वीप होता है, प्रवाल द्वीप आदि, इस प्रकार के कुछ द्वीप होते हैं। यानी कि जलमग्न होता है, उसके बाद जो कटक होता है वो भी यहीं पे होते हैं, समुद्री जो टीला होता है वो भी होता है, प्रवाल द्वीप होते हैं, जलमग्न सपाट कैनियंस होते हैं, ये सारे जो है द्वीपों का निर्माण करते हैं। निमग्न द्वीप वे द्वीप होते हैं जो समुद्र तल के अंदर डूबे होते हैं, उन्हें निमग्न द्वीप कहते हैं। अगर हम जलमग्न कटक की बात करते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान सुन लीजिए, हम उसको नोट नहीं करवा। तो जलमग्न कटक की बात करते हो, मध्य महासागरीय कटक पर्वतों की 2 श्रृंखलाओं से बना होता है। जो ये आपका जलमग्न कटक होता है वो मध्य महासागरीय कटक पर्वतों की 2 श्रृंखलाओं से बना होता है, जो एक विशाल अवनमन द्वारा अलग किए गए होते हैं। कटक मंद्र ढाल वाले होते हैं। ये देखिए गुआड़, या इसे आप कटक यहाँ पे कटक कह सकते हैं। ये 2 पर्वतों के बीच की जो क्षेत्र है, और इन दोनों को क्या कहते हैं, ये तीव्र ढाल वाले होते हैं। तो ये क्या कहेंगे, महाद्वीपी क्या कहेंगे, जलमग्न कटक कहेंगे। ये जल से मग्न होते हैं, यानी कि ये जल के अंदर ही होते हैं, इन्हें इसलिए इन्हें क्या होता है, जलमग्न कटक होते हैं। ये मंद्र ढाल वाले देखिए जो पर्वत होते हैं, जो पर्वत के रूप होते हैं, वो पर्वत क्या होता है, पर्वतों में तीव्र ढाल होता है, और जो पठार होते हैं वहाँ पे क्या है, तीव्र ढाल नहीं पाए जाते, यानी कि मंद्र ढाल पाया जाता है। ये दोनों स्वरूप के जो कटक मिलते हैं। कटक का मतलब क्या होता है, ये जो सारे क्षेत्र होते हैं ये कटक कहलाते हैं। अब ये क्या हो सकता है, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक पठार होता है, एक पर्वत होता है। यानी कि जो कुछ इस प्रकार से होता है वो पर्वत होता है, और जो कुछ इस प्रकार से हो वो पठार होता है। तो ये पर्वत हो गया और ये पठार हो गया। जिसमें तीव्र ढाल होता है वो पर्वत, और जिसमें मंद ढाल होता है वो पठार कहलाता है। तो ये कटक जो है कहीं कहीं जब समुद्र के ऊपर उठ जाते हैं, समुद्र तल के जब ऊपर उठ जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ये द्वीप का रूप लेते हैं। जबकि ये द्वीप जब समुद्र तल के नीचे रहते हैं तो ये क्या कहते हैं, जलमग्न कटक कहलाते हैं। तो ये दोनों प्लेटों, ये क्या होता है, अधिक कभी कभी होता है कि 2 प्लेटें जब आपस में टकराती हैं, समुद्र तथा महासागरीय, तो ये क्या होता है कि ये कोई समुद्र का कोई भाग ऊपर उठ जाता है, तो ये इस प्रकार से कटकों का निर्माण होता है। पर्वत तथा समुद्री पर्वतों तथा पठारों का निर्माण होता है। देखिए जब 2 प्लेटें टकराती हैं आपस में, उन दोनों में प्रेशर बलन पड़ता है, तो क्या होता है कि बीच का क्षेत्र जो होता है वो इस प्रकार से उड़ जाता है। उसी को हम कटक कहते हैं, समुद्री कटक कहते हैं। तो ये आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट हो गया कटक से संबंधित, ये हमने आपको करा दिया है। तो ये आपका जो चैप्टर था जलमंडल हो गया, महासागरीय उच्चावच, जल का वितरण हो गया, जिसमें कि हमने जल का वितरण देखा है, जिसमें कि जो प्रमुख महासागरीय उच्चावच हैं उसको देख लिए हैं। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सारे करा दिए हैं। इसके बाहर आपको यहाँ से परीक्षा में प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप यूपीपीएससी दे रहे हों, चाहे यूपीट्रिपलएससी दे रहे हों। ज़्यादातर कोर्स हमने यहाँ पे आईएएस के प्रीलिम्स का भी कवर करा रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। जो भी आप तैयारी डिफरेंस स्टेट्स सर्विसेज एग्ज़ाम के आप कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो ये आपके लिए रही वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए
टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।